अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का डिस्कशन करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। तो जो इसमें पहला पॉइंट मेंशन करना है कि इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, ठीक। और यहां पर एक बात और भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा के में अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है एक बायोलॉजिस्ट के लिए, तो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्लांट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई बायोलॉजिस्ट व्हाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहा है तो वो फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में कंसीडर करेगा, उसको एक प्रोटिस्ट मानेगा। लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो व्हाइटेकर का है उसको फॉलो नहीं कर रहा है बायोलॉजिस्ट, वो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, तो वो उस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को क्या मानेगा, प्लांट मानेगा। तो इसीलिए जब आप बॉटनी पढ़ते हैं तो उस बॉटनी के किताब में आप जब एल्गी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी में आप क्लोरेला और उसी में क्लेमाइडोमोनास भी पढ़ लेते हैं प्लांट्स के अंतर्गत। लेकिन जब आप व्हाइटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से जब ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे, तो फिर आपको प्लांट से निकाल करके, प्लांट ग्रुप यानी प्लांट किंगडम से निकाल करके क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में डालना पड़ेगा, प्रोटिस्टा किंगडम में डालना पड़ेगा, ठीक। तो जो लोग या जो साइंटिस्ट या जो बायोलॉजिस्ट व्हाइटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं वो क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को प्रोटिस्ट मानेंगे, और जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते होंगे यानी कि किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी, तो वो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांट किंगडम में प्लेस करेंगे, ठीक। तो इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, और इट्स बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, इट्स बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक। इट्स बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। इसको एग्जाम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो क्लोरेला को सम बायोलॉजिस्ट्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे, उसको प्रोटिस्ट मानेंगे, उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहेंगे, ठीक है। जबकि कुछ बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट मानेंगे, किंगडम प्लांटी में रखेंगे। तो कुछ बायोलॉजिस्ट जो है उसको प्लांट मानेंगे और किंगडम प्लांटी में रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन जीवों को आप किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ देखते हैं उनकी पोजीशन, उनकी प्लेसमेंट किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के हिसाब से कोई दूसरा किंगडम भी हो सकता है। सो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स पढ़ने हैं या जिनके बारे में एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है। तो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में आपको क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ना है। डायनोफ्लैजिलेट्स ये भी आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में
आपको यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, इसमें यूग्लिनॉइड्स भी आते हैं, यूग्लिनॉइड्स भी आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो स्लाइम मोल्ड्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। और किंगडम प्रोटिस्टा में आपको प्रोटोजोअन्स के बारे में भी पढ़ना है, प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ना है, यानी इसमें प्रोटोजोआ भी आते हैं। तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कंटेन करता है। और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, तो क्राइसोफाइट्स को रखा गया है, डायनोफ्लेजेलेट्स को रखा गया है, यूग्लिनॉइड्स को रखा गया है, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है और प्रोटोजोअन को रखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। तो इनके किसी भी मेंबर में जो सेल होगी वो वेल डेवलप्ड होगी, वेल डेवलप्ड सेल होगी। वेल डेवलप्ड सेल का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड होगा, ठीक। और इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। तो याद रखेंगे कि प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स में सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। आप वेल डेवलप्ड को ही वेल डिफाइंड भी लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और फिर उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। जैसे कि आप सेल चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, वही चीज यहाँ आपको क्लियर कर लेना है कि चूंकि ये जो ग्रुप है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, तो इसमें जो सेल होगी ऑर्गेनिज्म की वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जैसी होगी, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विथ मैनी सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स जाहिर सी बात है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात की जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। तो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, बिकॉज प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक। आपको ज्यादातर प्रोटिस्ट कहां मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। तो दीज आर प्राइमरली एक्वेटिक, जलीय जीव होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, पानी जरूरी है इनके जीवन के लिए, ठीक है। तो ये पानी में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये क्लियर हो गया। फिर 5 किंगडम जो वाइटेकर का है उसमें प्रोटिस्टा किंगडम ही ऐसा है जिसका लिंक बाकी चारों किंगडम से है, डायरेक्ट लिंक बाकी चारों किंगडम से। यहाँ लिंक की बात हो रही है या कनेक्शन की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इट इज लिंक डायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम। क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि किंगडम मोनेरा से ही प्रोटिस्टा किंगडम का उद्भव हुआ है, यानी धरती पर सबसे पहले मोनेरन्स आए और उन्हीं में से कुछ मोनेरन से प्रोटिस्टेंट्स बने, यानी पहले धरती पर किंगडम मोनेरा के जीव का विकास हुआ, उसके बाद उसी में से कुछ जीवों में इवोल्यूशन हुआ, परिवर्तन हुआ समय के साथ और प्रोटिस्ट बन गए। तो प्रोटिस्ट का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया? किंगडम मोनेरा से। तो अगर ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन देखें तो धरती पर पहले मोनेरन्स है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, और फिर प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपको पहले बताया जा चुका है, इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ उसमें फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यूग्लिनॉइड्स हो गया, क्राइसोफाइट्स हो गए। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है वो स्लाइम मोल्ड्स हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए। फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स में स्लाइम मोल्ड्स हो गए। तो आगे चल करके कुछ प्रोटिस्ट से फंजाई डेवलप हुए,
कुछ प्रोटिस्ट से आगे चल करके प्लांट्स डेवलप हुए और कुछ प्रोटिस्ट से आगे चल करके एनिमल्स डेवलप हुए। जैसे अमीबा से आगे चल करके एनिमल्स डेवलप हुए, ठीक है। यूग्लिना से आगे चल करके प्लांट डेवलप हुए, स्लाइम मोल्ड से आगे चल करके फंजाई डेवलप हुए। तो यानी प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ का संबंध फंजाई से है, कुछ का संबंध प्लांट से है, कुछ का संबंध एनिमल से है, ठीक है। और ये सभी प्रोटिस्ट का इवोल्यूशन किससे हुआ है? मोनेरन से हुआ है। तो आप यहाँ 5 किंगडम देख रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसमें डायरेक्टली कौन सा किंगडम किन किन किंगडम से कनेक्टेड है? तो आप देखेंगे प्रोटिस्टा ही एक अकेला ऐसा किंगडम है जिसका लिंक फंजाई से भी है, प्लांट से भी है, एनिमल से भी है और इसका लिंक मोनेरा से भी है। तो इट इज द ओनली किंगडम दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड और कनेक्टेड विथ रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम। तो प्रोटिस्टा, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा जो है वो लिंक रहता है। प्रोटिस्टा इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अदर किंगडम्स। अब एनसीईआरटी बुक में उसमें फंजाई का जिक्र किया है, प्लांट का जिक्र किया है, एनिमल का जिक्र किया है, मोनेरा का भी आप जिक्र कर देते हैं। मोनेरा से भी तो लिंक है, ये मोनेरा से ही तो इवॉल्व हुआ है, ये खुद मोनेरा से इवॉल्व हुआ है और इसने जन्म दिया है फंजाई को, प्लांटी को और एनिमलिया को। ये बात क्लियर हो गई। तो आपने ये देखा कि जो प्रोटिस्टा है वो प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, इनका लिंक डायरेक्ट लिंक होता है बाकी सारे किंगडम से। और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बियर करते हैं और इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, कुछ साइंटिस्ट उनको प्लांट मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट उनको एनिमल मानते हैं और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन मेंबर्स को प्रोटिस्ट ही मानते हैं, ठीक है। और इनमें 5 तरह के ग्रुप्स का स्टडी हम लोग को करना है, यानी 5 तरह के ग्रुप्स हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, लोकोमोशन जो होता है प्रोटिस्टा में वो कई मॉड से होता है, सीलिया से होता है, फ्लेजला से होता है, स्यूडोपोडिया से होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक ने यहाँ लिखा है कि कुछ में सीलिया और फ्लेजला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्टा में सीलिया और फ्लेजला होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, सीलिया और फ्लेजला। तो कुछ मेंबर में सीलिया होगा, कुछ मेंबर में फ्लेजला होगा, आगे चल के बताया जाएगा। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना इसमें यूग्लिनॉइड ग्रुप में आता है, उसमें फ्लेजला पाया जाता है। और प्रोटोजोवन में पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ठीक। तो सीलिया होगा लोकोमोटरी ऑर्गन, या फ्लेजला होगा लोकोमोटरी ऑर्गन, या स्यूडोपोडिया भी हो सकता है लोकोमोटरी ऑर्गन, वो आगे आके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि प्रोटिस्टा में सीलिया और फ्लेजला पाया जाता है, कुछ मेंबर में सीलिया, कुछ मेंबर में फ्लेजला। अच्छा, प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही क्लियरली दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होगा, ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा की हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होगा उसको भी एनसीईआरटी बुक ने साफ साफ मेंशन किया है। उसमें रिप्रोडक्शन में दोनों मॉड होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेल के फ्यूजन से होता है, सेल मतलब गैमीट के फ्यूजन से, स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होता है। गैमीट्स क्या होते हैं? सेल्स होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटिक फ्यूजन से होता है, गैमेटिक, या इसी को एनसीईआरटी बुक में सेल लिखा है, सेल फ्यूजन से होता है। और जब आपको मालूम है मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, तो जाइगोट बनता है। तो इसके वजह से जाइगोट फॉर्मेशन भी देखा जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन भी देखा जाता है। देखिए, मोनेरा में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, मोनेरा में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। तो मोनेरा में हमने बताया था कि एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको कंजुगेशन बोलते हैं। इसमें 2 बैक्टीरिया, वहां गैमीट नहीं फ्यूज करते हैं, 2 बैक्टीरिया पास पास आते हैं, उनके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है और इस प्रोसेस को कंजुगेशन बोलते हैं। और एक बैक्टीरिया से डीएनए पूरा का पूरा या उसका कोई पोर्शन दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। तो ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में देखा जाता है। लेकिन प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साफ साफ 2 गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट,
और गैमेट सेल होती हैं, इनका फ्यूजन होता है और उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो स्पष्ट हो गया कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही दिखाते हैं और इनमें जाइगोट का भी फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ये सब हिट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे, जाइगोट बनना, गैमेटिक फ्यूजन होना, रिप्रोडक्शन के दोनों टाइप का क्लियरली ऑब्जर्व होना, एसेक्सुअल सेक्सुअल, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाया जाना, सीलिया और फ्लैजेला दोनों, जबकि मोनेरा में कुछ में बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है, वहां मोनेरा में सीलिया नहीं पाया जाता। तो प्रोटिस्टा में सीलिया फ्लैजेला दोनों होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलिया कुछ में फ्लैजेला। ठीक है, अब हम क्राइसोफाइट्स का डिस्कशन करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में जो पहला ग्रुप डिस्कस करना है वो है क्राइसोफाइट्स के बारे में। अब देखिए ये जो ग्रुप है क्राइसोफाइट्स जो ग्रुप है, इसके अंदर डाइएटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं जिनको डेस्मिड्स कहा जाता है। तो क्राइसोफाइट्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डाइएटम्स आते हैं और इनमें गोल्डन एल्गीज आती हैं। गोल्डन एल्गी, गोल्ड कलर होता है उनका, तो गोल्डन एल्गी जिनको डेस्मिड्स कहा जाता है। ठीक, तो डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं इस ग्रुप में। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में, मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं मतलब डाइएटम्स और डेस्मिड्स पानी में पाए जाते हैं। और एक्वेटिक में भी दो कंडीशन होती है, फ्रेश वाटर में, नदी तालाबों में पाए जाते हैं, ठीक है, और मरीन भी होते हैं, मतलब समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे कि जो डाइएटम्स और डेस्मिड्स होते हैं यानी जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये नेकेड आई से आसानी से नहीं दिख सकते। जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर है तो नेकेड आई से एक सेल को एक आंख से देखना, एक सेल को आंख से देखना बहुत ही असंभव जैसा काम है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो एक तरह से क्राइसोफाइट्स जो है उसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक ग्रुप होता है। तो मोस्ट मेंबर्स शो फोटोसिंथेसिस, तो मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। अब एनसीईआरटी बुक ने मोस्ट यूज किया है, तो मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। तो ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी चीज ध्यान रखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं मतलब डाइएटम्स या डेस्मिड्स, ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं। इसमें अलग से कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे ये खुद ही उनको हिला डुला करके पानी में तैरे। तो ये पानी में चुपचाप पड़े रहते हैं और पानी की जो लहरें हैं उनको जहां चाहे वहां ले जा सकती हैं। इसको बोलते हैं पैसिवली फ्लोट करना। तो दे पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करंट। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करंट, पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करंट। और जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो क्राइसोफाइट क्या है, प्लैंक्टन्स हैं, ये पानी के सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक, those living organisms who float passively on water surface are called planktons। तो ये planktons होते हैं। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, ये planktons होते हैं। मतलब डाइएटम्स क्या होते हैं, planktons होते हैं। डेस्मिड्स क्या होते हैं, planktons होते हैं। तो ये सब जनरल फीचर डिस्कस हो रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डाइएटम्स की बात करते हैं। डाइएटम्स के बारे में एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि डाइएटम्स में जो सेल वॉल होती है वो दो शेल की बनी होती है और ये दो शेल में एक शेल दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है, उसके कुछ पोर्शन को ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप करने के लिए एक शेल को बड़ा होना पड़ेगा, एक शेल को छोटा होना पड़ेगा। जैसे साबुन का बक्सा, साबुन आप रखते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है जिस पर साबुन रखा जाता है और एक होता है उसका ढक्कन। तो ढक्कन जो होता है उसका जो ओपनिंग है और जो नीचे वाला
जो पार्ट है उसकी जो ओपनिंग है दोनों में डिफरेंस होता है। नीचे वाले की ओपनिंग छोटी होती है, ऊपर वाले की ओपनिंग बड़ी होती है, तभी तो नीचे वाले को कवर कर पाएगा। तो इसी तरह से डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, ये ध्यान रखेंगे, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो उसमें टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स की बनी होती है, ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, which fit together, जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाता है साबुन के बक्से जैसा, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, as in a soap box, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं इसको चित्र से भी समझा देता हूं। मान लीजिए ये है एक डायटम की सेल, उसका ये न्यूक्लियस, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक शेल हम नीचे बना लेंगे ऐसे, ये सेल वॉल है, और ये सेल वॉल इस तरह से कप बना है, कप जैसा, ठीक है। और इसके ऊपर ये हो गई दूसरी, मतलब एक समझिए शेल हो गई, और इसके ऊपर ये दूसरी शेल हो गई, ये बड़ी वाली शेल, देखो ये इसको इसने ऐसे कवर कर दिया इस तरह से। तो जब आप खोलेंगे तो एक शेल ऊपर वाली अलग हो जाएगी, नीचे वाली शेल अलग हो जाएगी, ठीक। तो आप देखेंगे जो इसकी शेल वॉल है, एक वॉल ऊपर हो गई, शेल हो गई, एक शेल ऊपर हो गई और एक शेल नीचे हो गया, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या रहती है, इसकी सेल रहती है। अब क्लियर हो गया। तो आपने ऊपर वाली शेल को उठा लिया, नीचे वाले सेल को थोड़ा नीचे कर दिया, तो अब आपको ये बीच में सेल दिखने लगी। उम्मीद करते हैं ये चित्र आपको समझ में आ रहा हो। ये बीच में ये सेल है, डायटम की सेल। तो ये हो गई सेल, ठीक है, मतलब ये हो गई सेल, और ये इसका ये हो गया अपर शेल, और ये हो गया लोअर शेल। अपर शेल इज लार्ज और लोअर शेल इज स्मॉल। ये बात क्लियर हो गई। तो ये अपर शेल हो गया और ये लोअर शेल हो गया, लोअर शेल। तो ये सेल वॉल हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल वॉल कैसा होता है डायटम का, और इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन उसमें सिलिका जो है वो धंसा रहता है, बहुत सारे सिलिका के पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं। तो सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एम्बेडेड। तो सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ सिलिका। सिलिका मतलब SiO2, केमिस्ट्री में सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ठीक है, सिलिका। तो सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ सिलिका। इसका मतलब सेल वॉल किसका बना होता है, केवल सिलिका का नहीं। सेल वॉल में बेसिकली होता तो सेलुलोज ही है, लेकिन सेलुलोज के साथ में सिलिका भी पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। बेसिक कंपोनेंट जो सेलुलोज ही होगा, उसमें सिलिका बहुत ज्यादा होगा, और सिलिका के पाए जाने की वजह से वो आसानी से टूटती नहीं है, डिग्रेड नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। सेलुलोज तो मान लो डिसॉल्व थोड़ा बहुत हो जाएगा, हो ही जाता है, लेकिन सिलिका, बालू कहाँ डिसॉल्व होता है, SiO2 कहाँ डिसॉल्व होता है, वो खत्म ही नहीं होता। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका के वजह से क्या होता है, क्योंकि डायटम के सेल वॉल में सेलुलोज सिलिका होता है और सिलिका बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो ड्यू टू सिलिका सेल वॉल इज इंडिस्ट्रक्टिबल, सेल वॉल नष्ट नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। तो डायटम्स की सेल वॉल नष्ट नहीं होती है, और जब डायटम्स की सेल मरती है तो वो तालाब के या नदी के नीचे तल पर वो सेल चली आती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो अंदर की जो सेल है वो तो पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन बाहर जो सेल वॉल है वो इकट्ठा होता रहेगा। जैसे से डायटम सेल्स मरती जाएंगी,
जैसे जैसे डाइएटम्स की डेथ होती जाएगी उनके सेल वॉल नीचे फ्रेश वाटर बॉडी के तली में जमा होते जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर डाइएटम्स फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर की बॉडी जैसे नदी है, तालाब में, उसकी जो नीचे तली पर मिट्टी है, सॉइल है, उसमें डाइएटम्स के सेल वॉल डिपॉजिट होते जाएंगे। क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टेबल है इसलिए वो नष्ट नहीं होंगे। अंदर की सेल जरूर समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो ऊपर का ये शेल है ये समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिग्रेड होगा, बट डिग्रेड ऑलमोस्ट पूरा कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। इस वजह से एक सेल वॉल का डिपॉजिट सॉइल में इकट्ठा हो जाता है और उस सॉइल को डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। एक ऐसी सॉइल जिसमें डाइएटम्स के सेल वॉल डिपॉजिटेड है, उस सॉइल को डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायटोमेशियस अर्थ क्या है? अर्थ, तो डायटोमेशियस अर्थ क्या है? ये एक सॉइल है दैट contains cell wall deposits of diatoms ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे सॉइल को जिसमें कि डाइएटम्स के सेल वॉल डिपॉजिट्स हैं उसको डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। और ये डायटोमेशियस अर्थ बहुत यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए। और ये जो डायटोमेशियस अर्थ बनता है ये कैसे बनता है? यानी ये तो जाहिर सी बात है, ये सेल वॉल के डिपोजिशन होते रहने से और जिस हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो सॉइल दैट कंटेन सेल वॉल डिपोजिशन ऑफ डाइएटम्स, और डाइएटम जहां पाए जाएंगे, जिस हैबिटेट में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर बॉडी में, नदी में, तालाब में, वहीं नीचे तली में ही ना डिपॉजिट होगा। पता चला इस तालाब में पाया जा रहा है तो दूसरे तालाब में नहीं ना डिपॉजिट होगा, डायटोमेशियस अर्थ नहीं ना बनेगा। तो सेल वॉल डिपॉजिट उसी जगह होगा जहां पर डाइएटम्स पाए जाएंगे, मरेंगे और वहीं पर नीचे तली में जाकर के उनकी सेल वॉल गिर जाएगी, अंदर की सेल सड़ जाएगी और सेल वॉल मटेरियल बचा रहेगा। और जो मिट्टी जो होगी, मान लीजिए तालाब है, ऊपर डाइएटम्स पाए जा रहे हैं, मर गए, तो धीरे धीरे नीचे की जो मिट्टी है उसमें, ये मान लीजिए मिट्टी है नीचे, एक पर्टिकुलर हैबिटेट है जिसमें डाइएटम पाया जा रहा है, तो नीचे की मिट्टी में ये पूरा सेल वॉल डिपॉजिट भी है, तो इसी को डायटोमेशियस अर्थ कहा जाएगा। ठीक है, ये डायटोमेशियस अर्थ है जो कि सेल वॉल डिपोजिशन से बना है। ठीक, और ये डिपोजिशन होने में, डायटोमेशियस अर्थ बनने में बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। कितना समय लगता है? बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक लिखती है कि एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, तो बिलियंस ऑफ ईयर, accumulation takes place through billions of years। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्युमुलेशन चलता रहता है और तब जाकर के डायटोमेशियस अर्थ बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल वॉल बिलियंस ऑफ ईयर से वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो कितनी रेजिस्टेंट सेल वॉल है, वो जल्दी नष्ट नहीं होती है। तो डायटोमेशियस अर्थ हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्पेशल सिलिशियस सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब यूज क्या है डायटोमेशियस अर्थ का, इसको मेंशन कर लेंगे। इसको पॉलिशिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन में इसको यूज किया जाता है, साउंड प्रूफिंग में यूज इसको करते हैं। रूम को अगर साउंड प्रूफ बनाना है तो दीवार पर डायटोमेशियस अर्थ की कोटिंग लगाई जाती है। तो ये सब चीज आप मेंशन कर लेंगे। तो पॉलिशिंग में है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप है, इसका यूज पॉलिशिंग हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स हो गया, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स हो गया, पॉलिशिंग हो गया, साउंड प्रूफिंग, रूम को साउंड प्रूफ करना है तो डायटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और ये चूंकि ग्रिटी होता है इस वजह से, डायटोमेशियस अर्थ इज ग्रिटी। ग्रिटी मतलब खुरदुरा होता है, सरफेस इसका रफ होता है, बीच बीच में इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोन के साइज के, तो उसमें से आप सिरप को और ऑयल को फिल्टर कर सकते हैं। पॉलिश करने के लिए कोई चीज को रगड़नी है तो खुरदुरी चीज होगी तभी ना लकड़ी के ऊपर का पेंट छूटेगा,
रेगमाल पेपर आप जानते होंगे, रेगमाल पेपर होता है, तो उसी तरह से किसी भी लकड़ी से पेंट छुड़ाना है तो भी इससे रगड़ेंगे, तो ग्रिटी होने की वजह से, दानेदार होने की वजह से डायटोमिशियस सरफेस स्मूथ नहीं होता है, रफ सरफेस होता है, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, क्योंकि सिलिका है, बालू है, बालू अगर रगड़िए तो खुरदुरा होता है कि नहीं, बस उसी तरह से। तो ग्रिटी का मतलब यही होता है। तो डायटोमिशियस अर्थ बीइंग ग्रिटी, इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, ठीक है। तो ग्रिटी नेचर की वजह से इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग के लिए किया जाता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल साउंड प्रूफिंग के लिए भी किया जाता है, इसका दूसरा यूज है, ये यूज बता रहा है डायटोमिशियस का। तो साउंड प्रूफिंग, ये चीज एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। तो साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम या एक कमरा है जिसको साउंड प्रूफ बनाना है, तो वहां भी दीवारों पर डायटोमिशियस अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि डायटम्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है नदी में, तालाबों में, समुद्रों में, तो ये और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको बोला जाता है, और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है समुद्र में, तो इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो डायटम्स को क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, यहां पर आप मेंशन कर लेंगे डायटम्स को, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब मेन फोटोसिंथेसिस जो होता है ओशन में वो किसके वजह से होता है? डायटम्स की वजह से होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में देखिए क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स। देखिए जब हमने आपको क्राइसोफाइट्स बताया था, मतलब डायटम्स और डेस्मिड्स के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि वहां पर जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्टली मरीन होते हैं, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक होते थे, डायटम्स और डेस्मिड्स ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फिलहाल जो अभी तक बताया। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये वेरियसली कलर्ड होते हैं, वेरियसली कलर्ड होते हैं, कलर्ड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल, डिपेंडिंग ऑन pigments, different pigments present in cell, different pigments present in cell। अब ये रेड कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरियसली कलर्ड होते हैं। अब वेरियसली कलर्ड में क्या क्या कलर हो सकता है? रेड कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, ठीक है, ब्राउन कलर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन कलर्स हैं जो आप डायनोफ्लैजेलेट्स में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला पाया जाता है जिसके मदद से ये पानी में खुद तैरते हैं अपने एफर्ट से। तो ये प्लैंक्टन्स नहीं है, क्राइसोफाइट्स क्या थे? प्लैंक्टन्स थे। तो आइए ये आगे इसको मेंशन करते हैं, इसमें ग्रीन भी ऐड कर दीजिएगा, ग्रीन कलर भी होता है। तो डायटम्स अलग अलग कलर वाले पाए जाते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स अलग अलग कलर वाले पाए जाते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ये कॉमन कलर्स हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है कि इनमें फ्लैजेला और इनकी सेल वॉल। तो यहाँ पर लिखोगे सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, जाहिर सी बात आउटर ही सरफेस पर होगा, तो कौन सी नई बात है? आउटर सरफेस ऑफ सेल इन फॉर्म ऑफ स्टिफ प्लेट्स ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का कंटिन्यूअस प्लेट नहीं होता है, छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। सेलुलोज कंटिन्यूअस नहीं होता है, टुकड़ों में पाया जाता है सेलुलोज, प्लेट्स के फॉर्म में। तो सेल इन फॉर्म ऑफ स्टिफ प्लेट्स ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की हार्ड
सेलुलोज। सेलुलोज बहुत ही कॉमन सेल वॉल मटेरियल होता है। तो सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स पाई जाती है। सेल वॉल इन्हीं से बनता है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल इन फॉर्म ऑफ स्टिफ प्लेट्स ऑफ सेलुलोज। ठीक, तो मान लीजिए ये एक मान लीजिए डायनोफ्लेजेलेट है, उसकी सेल है। तो ये हो गया, मान लेते हैं ये कोई डायनोफ्लेजेलेट सेल है, ठीक, और उसके ऊपर हमको सेलुलोज की प्लेट दिखानी है। तो ये सेलुलोज की स्टिफ प्लेट आप दिखा देंगे, ऐसे सेलुलोज की स्टिफ प्लेट पाई जाती है। और सेलुलोज की जो स्टिफ प्लेट होती है वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहती है सेल के सरफेस पर। ये ऊपर वाली स्टिफ प्लेट है सेलुलोज की, जो चारों तरफ पाई जाएगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं सेलुलोज प्लेट्स, और नीचे भी सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स पाई जाती हैं। ये नीचे सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स पाई जाती हैं नीचे। ठीक, तो नीचे भी सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स पाई जाती हैं। तो बॉडी जो इनकी होती है, बॉडी मतलब सेल, वो सेलुलोज के स्टिफ प्लेट से ढकी रहती है। यही इनका सेल वॉल है। तो आप देखेंगे बीच बीच में ऐसे भी पोर्शन दिखते हैं जहां पर सेल वॉल नहीं है, सेलुलोज नहीं है, उसको ग्रूव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रूव बोला जाता है। अब इसमें ये जो ग्रूव देख रहे हो ऐसे चारों तरफ होता है, इसको ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। ग्रूव मतलब दरार। सेलुलोज प्लेट के बीच में जो गैप होता है उसको ग्रूव कहा जाता है। तो ये देख रहे हो ट्रांसवर्स ग्रूव है, और ये जो लंबा लंबा ग्रूव देख रहे हो इनको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कहा जाता है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। तो दो तरह के ग्रूव आपको डायनोफ्लेजेलेट्स में देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव मिलेगा और ट्रांसवर्स ग्रूव मिलेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है वो ऐसे होंगे और ट्रांसवर्स ग्रूव ऐसे होंगे चारों तरफ। ये गोल है, ये गोल है, तो ये ट्रांसवर्स ग्रूव ऐसे गया है। ये इसको इपीथीका बोलते हैं। इपीथीका मतलब सेलुलोज प्लेट चिपक करके ऊपर वाला वॉल बना रही है, तो ऊपर वाले वॉल को इपीथीका बोलते हैं, और जो नीचे वाला वॉल है सेलुलोज प्लेट से बना है उसको हाइपोथीका कहा जाता है। तो इपीथीका, हाइपोथीका, ये सेल वॉल से बनता है। ऐसे ही डाइएटम्स में जो ऊपर वाला कवरिंग है उसको भी इपीथीका बोलेंगे, और नीचे वाला कवरिंग को हाइपोथीका बोलेंगे। तो इपीथीका, हाइपोथीका बड़ा जनरल वर्ड है। थीका मतलब कवरिंग, ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो ऊपर की जो सेलुलोजिक प्लेट है वो ऊपर वाली वॉल बना रही है, नीचे की जो सेलुलोजिक प्लेट है वो नीचे वाली वॉल बना रही है, और ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल के बीच में ट्रांसवर्स ग्रूव है, और जो नीचे वाली हाइपोथीका है उसमें एक बड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव भी दिखता है। ठीक, तो एक ट्रांसवर्स ग्रूव और एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है। ये क्लियर हो गया। इसको अगर एक बहुत ही सरल और दूसरा डायग्राम में दिखाएं तो कुछ इस तरह से इमेजिन कर लो, ऐसे इमेजिन करो, एक चित्र को ऐसे सिंपली इमेजिन कर लो। ये हो गया, ये ग्रूव ज्यादा स्पष्ट दिखता है। और भी ग्रूव होंगे, ये प्लेट्स हैं अलग अलग। बेटा देखो ये प्लेट्स हैं अलग अलग। डॉट लाइन को मैं प्लेट दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों प्लेट के बीच में मान लो एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो 5 प्लेट मिलकर के इपीथीका बनाए ऊपर वाला, और नीचे मान लेते हैं ये 2 प्लेट सामने, दो प्लेट सामने है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, तो ये 2 प्लेट दिख गया। ऐसे मुड़ करके आए, पीछे से मुड़ के आए। ठीक, और ये कुछ नहीं कि 2 ही प्लेट हो, मैं इसको भी कई प्लेट में डिवाइड कर सकता हूँ। इस चित्र में कई प्लेट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो नीचे भी देखो 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, पीछे भी जितने प्लेट हैं 7, 8, 9, 10। लेकिन 2 प्लेट के बीच में गैप बहुत कम होता है, जहां वहां डॉट लाइन से दिखा दिया। लेकिन 2 प्लेट के बीच में गैप जब ज्यादा होता है तो दरार दिखती है, ग्रूव दिखता है। तो इसी को मैं बोल रहा हूं, ये जो ग्रूव हो गया ये ट्रांसवर्स ग्रूव है। इसको ट्रांसवर्स ग्रूव लिखा है, ये ट्रांसवर्स ग्रूव है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है। तो ऐसे दिखता है। तो हम यहाँ जरूर गैप दिखा दिए हैं, ये गैप दिखा दिए हैं, बट ये गैप
उतना चौड़ा नहीं होता है जितना चौड़ा ये वाला गैप है या ये वाला गैप है। तो ये ट्रांसवर्स ग्रुव साफ दिखता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव साफ दिखता है, बाकी जो ग्रुव्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखते क्योंकि सेल्यूलोज प्लेट वहां नजदीक रहती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये वास्तव में ये चित्र होता है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव होगा और एक ट्रांसवर्स ग्रुव, सॉरी एक ट्रांसवर्स ग्रुव होगा और एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव होगा। और डायनोफ्लेजेलेट्स में दो फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेलेट देखो लिखा हुआ है, तो इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। तो इसमें 2 फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए। डायटम्स में कोई चीज नहीं होती है लोकोमोशन के लिए, कोई फ्लैजेला उल्टा नहीं होता लोकोमोशन के लिए। वो लोकोमोशन खुद करते ही नहीं है, वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायटम हो या डेस्मिड हो। लेकिन डायनोफ्लेजेलेट्स फ्लैंक्टन्स नहीं है, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये एक्टिव लोकोमोशन दिखाते हैं, अपना फ्लैजेला हिला करके चलते हैं। और इनके 2 फ्लैजेला कहां होते हैं तो देख लीजिए, 2 फ्लैजेला पास से ही निकलते हैं। एक फ्लैजेला इस ट्रांसवर्स ग्रुव में होते हुए ऐसे इस पीछे से गोल चक्कर काटते हुए ऐसे आता है। ये फ्लैजेला निकला और ऐसे होके फिर इधर आगे आ गया। तो एक फ्लैजेला ऐसे होता है ट्रांसवर्स ग्रुव, यहां से निकला और ऐसे इधर जाते हुए फिर पीछे से होते हुए फिर इधर चला है। ये कौन सा फ्लैजेला है? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। इसको कौन सा फ्लैजेला बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजेला, जो कि ट्रांसवर्स ग्रुव में होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला जो ऐसे नीचे निकला रहता है। ये यहां से एक फ्लैजेला निकला जो नीचे गया लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव से, और यहां से एक फ्लैजेला निकला जो ऐसे इसको घेरते हुए फिर इधर चला गया। तो ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला हो गया और ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला किस ग्रुव में है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव में है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव में होता है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डायनोफ्लेजेलेट्स में कितने फ्लैजेला होते हैं? 2 फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स फ्लैजेला हो गया जो ऐसे जा करके आता है, और दूसरा फ्लैजेला नीचे जाता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। तो ये हो गया डायटम्स में फ्लैजेला की कंडीशन। ठीक, तब अक्सर ये देखा जाता है, वेरी ऑफन, अक्सर मतलब वेरी ऑफन, जो रेड डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं, रेड डायनोफ्लेजेलेट, उसका नाम है गोनिओलेक्स। ये रेड डायनोफ्लेजेलेट है। ये बहुत ही फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस विथ वेरी फास्ट रेट, और अपनी बहुत सारे डॉटर प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ डॉटर्स या प्रोजीनीज। और समुद्र का पानी बहुत कम समय में ही लाल लाल दिखने लगता है और समुद्र की लहरें पूरी लाल दिखती हैं। तो जहां भी रेड डायनोफ्लेजेलेट्स आप थोड़ा भी डाल दिए समुद्र में, तो थोड़े समय बाद आपको समुद्र का वो हिस्सा लाल दिखने लगता है। तो जो लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, वो लाल लाल लहरें उठती हैं, तो लगता है खून जैसी लहरें हैं, कोई जानवर मर गया क्या, या उससे वेल मर गई क्या, उससे ब्लड निकल रहा है पूरा। तो उसको रेड टाइड बोला जाता है। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है कुछ रेड डायनोफ्लेजेलेट्स में, जिनको गोनिओलेक्स के नाम से जाना जाता है। तो रेड डायनोफ्लेजेलेट का नाम क्या है? गोनिओलेक्स। और अक्सर ये जहां पाया जाता है वहां बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मात्रा में अपने प्रोजीनी प्रोड्यूस करता है, यानी रिप्रोड्यूस बहुत जबरदस्त तरीके से करता है, और पूरा का पूरा समुद्र जो है वो लाल हो जाता है और लाल लहरें उठती हैं। उसी को रेड टाइड कहा जाता है। तो रेड टाइड जो फेनोमेनन देखा जाता है, अब आपको समझ में आ गया क्या है? ठीक, समुद्र का लाल हो जाना और लाल लाल लहरें उठनी, इसी को रेड टाइड कहा जाता है। और उसका रीजन होता है फास्ट या रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ रेड डायनोफ्लेजेलेट गोनिओलेक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि डायनोफ्लेजेलेट जो है वो रिप्रोडक्शन ही केवल करते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ती है तो उतने मात्रा में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनसे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। तो जब रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा तो टॉक्सिन भी रिलीज होगा, और टॉक्सिन किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, मेनी एक्वेटिक एनिमल्स, और खासकर मछलियां, फिशेस, क्योंकि जाहिर सी बात है मोस्ट कॉमन जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है? मछली।
जैसे हम पूछेंगे कोई एक्वेटिक एनिमल का नाम है तो आपके दिमाग में किसका चित्र बनेगा? मछली का बनेगा। तो इसलिए समुद्र में तमाम मछलियां मारी जाती हैं। अक्सर वो क्यों मारी जाती हैं? ड्यू टू टॉक्सिन रिलीज बाय डायनोफ्लेजेलेट्स, ठीक है, उसमें रेड टाइड कॉज करने वाला डायनोफ्लेजेलेट गोनियोलेक्स, ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है, तो टॉक्सिन ये भी रिलीज करता है, ठीक है। तो इससे ये मछलियां मरती हैं और भी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। अब हम लोग यूग्लिनॉइड का डिस्कशन करेंगे। तो अगला ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में कॉमन मेंबर होता है यूग्लिना। आप लोग छोटे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में नाम सुने होंगे। अच्छा, ये यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, यानी मोस्टली फ्रेश वाटर। ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नदी तालाबों में पाए जाते हैं। समुद्र में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम पाए जाते हैं। तो मोस्टली फ्रेश वाटर आप ये ध्यान रखेंगे। तो यूग्लिनॉइड्स में जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके पहले जो दो ग्रुप था, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजेलेट्स, कंपैरेटिवली समझते चलिए। क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स और डेस्मिड्स, और डायनोफ्लेजेलेट्स, इनमें सेल वॉल थी, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये इंटरेस्टिंगली दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ये साफ साफ लिखेंगे। और उसके जगह पर एक प्रोटीन का लेयर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है, अटैच रहता है, जिसको पेलिकल कहते हैं, जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेल को फ्लेक्सिबल बनाता है। सेल अपने आप को सिकोड़ सकती है, फैला सकती है, ठीक है। तो सेल अपने आप को सिकोड़ सकती है, फैला सकती है। अगर एक रिजिड सेल वॉल होती जो कि सेल के चारों ओर होती, तो सेल अपने आप को फैला नहीं पाती, सिकोड़ नहीं पाती। सेल वॉल से रिजिडिटी मिलती है सेल को, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होने से सेल फ्लेक्सिबल होती है। तो ये बड़ी यूनिक चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि हाँ, एक और चीज याद रखेंगे, ये मोस्टली फ्रेश वाटर है, तो ये रुके हुए पानी में पाया जाता है, बहते हुए पानी में नहीं पाया जाता। तो ये भी आप ऐड कर लेंगे। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर स्थिर जल में पाया जाता है, जो पानी रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिख लेंगे सेल वॉल is absent, cell wall is absent, और in place a protein layer associated with plasma membrane, एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएट होती है, इज प्रेजेंट, और उसको कहते हैं पेलिकल। तो पेलिकल पाया जाता है, और इसके वजह से जो यूग्लिनॉइड होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, which make their body flexible, which make their body flexible, जो कि इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो यूग्लिनॉइड की बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों होती है? पेलिकल के वजह से, और दूसरी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल रहेगी तो बॉडी को फैलने नहीं देगी और सिकोड़ने भी नहीं देगी, क्योंकि पकड़ी रहेगी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से। आई बात समझ? तो ये आपको बहुत ही क्लियरली ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये चीज क्लियर रखिएगा कि एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि प्रोटीन रिच लेयर, यानी एक लेयर है जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो कोई भी लेयर में प्योर केमिकल होना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोटीन रिच लेयर भी अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं है। तो हमने अगर यहाँ प्रोटीन लेयर लिखा है तो मेरा भी सेंस वही है कि प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा। तो प्रोटीन लेयर लिखिए या प्रोटीन रिच लेयर लिखिए। अगर एनसीईआरटी किताब के शब्दों की बात करें क्या लिखा है तो दोनों ही चलेगा। तो अल्टरनेट में अगर प्रोटीन लेयर भी आता है या प्रोटीन रिच लेयर भी आता है तो गलत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि इनमें लोकोमोशन जो है वो फ्लैजेला से होता है। तो यूग्लिनॉइड में जो लोकोमोशन है उसमें दो फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला से एक्टिव लोकोमोशन ये भी दिखाते हैं, पानी में तैरने में मदद करता है। और एक फ्लैजेला जो है वो छोटा होता है और एक फ्लैजेला जो है वो बड़ा होता है, लॉन्ग अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, ध्यान रखेंगे। डायनोफ्लेजेलेट में जो फ्लैजेला थे वो लगभग दोनों की साइज बराबर होती है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला की और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला की। लेकिन लगभग की बात मैंने की है, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं कि एकदम 5 फीट 2 सेंटीमीटर, तो दोनों ही फ्लैजेला 5 फीट 2 सेंटीमीटर में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा।
तो उसको हम शॉर्ट लॉन्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ज्यादा डिफरेंस होता है तभी शॉर्ट लॉन्ग बोला जाता है। तो दो फ्लैजेला होते हैं यूग्लिनॉइड में यानी यूग्लिना में, और यूग्लिना का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से यूग्लिना, इनके सेल में ग्रूव होता है ऐसे, ठीक। इसी ग्रूव में एक फ्लैजेला होता है, इसी यहीं से दो फ्लैजेला निकलते हैं। एक फ्लैजेला तो इसी ग्रूव में रह जाता है और दूसरा फ्लैजेला इसी में से बाहर आ जाता है निकल के। तो आप देखेंगे ये शॉर्ट फ्लैजेला हो गया, शॉर्ट फ्लैजेला हो गया, और ये हो गया लॉन्ग फ्लैजेला, लॉन्ग फ्लैजेला। तो दो तरह के फ्लैजेला यूग्लिना में मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो मैंने बताया ना कि प्रोटीन का ये ऐसे एक लेयर पाया जाता है जिसको पेलेटिल कहा जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि पेलेटिल एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थोड़ा नीचे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका है, तो सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से चिपका है कि अंदर से चिपका है, तो अंदर से चिपका रहता है, अंदर से सपोर्ट देता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पेनिकल भी समझ में आ गया, दो फ्लैजेला भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये ध्यान रखेंगे यूग्लिनॉइड जो होते हैं यानी यूग्लिना, ये जब सनलाइट होती है तो अपना भोजन खुद बनाता है, और जब सनलाइट नहीं रहती है तो ये दूसरे एनिमल को इनगल्फ करता है, हेटेरोट्रॉफ जैसा बिहेव करता है। तो यानी कि जो यूग्लिनॉइड होते हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ग्रीन प्लांट जैसा। तो यहां पर ये आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, शो फोटोसिंथेसिस व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, सनलाइट इज प्रेजेंट। और इनमें इसके लिए होता क्या है, दे हैव पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। अरे हायर प्लांट्स का क्या मतलब है जी, ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जो भी एल्गी है, ठीक है ना। किसी भी एल्गी में जो पिगमेंट है, ब्राफाइटा में पिगमेंट है, टेनोडोफाइटा में पिगमेंट है, जिम्नोस्पर्म में पिगमेंट है, एंजियोस्पर्म में पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो सारे या तो ग्रीन कलर के होते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्लोरोफिल होना ही है। तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। तो सीधे एनसीईआरटी ये ना लिखने के बजाय कहानी सुना रही कि पिगमेंट होता है जो हायर प्लांट जैसा सिमिलर था, साफ क्यों नहीं लिखता क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, आई बात समझ। और ये तब फोटोसिंथेसिस करते हैं जब सनलाइट होगी, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कब शो करते हैं, जब सनलाइट नहीं होगी। तो ये आप ये मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और प्रीडेटिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, प्रीडेशन करते हैं, खाते हैं, प्रीडेटिंग स्मॉल। अब स्मॉल ऑर्गेनिज्म मतलब ये खुद ही एक सेल का बना है, तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को तो नहीं खा पाएगा ना, तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अपने से छोटे सेल को खाएगा। तो प्रीडेटिंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को खाएगा और दूसरी किसी यूकेरियोटिक सेल को खाएगा। तो प्रीडेटिंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट। तो जब सनलाइट नहीं रहती है तब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, और जब सनलाइट आ जाती है तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। इसी को मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी मिक्स न्यूट्रिशन दिखाता है, समटाइम्स ऑटोट्रॉफिक, समटाइम्स हेटेरोट्रॉफिक। तो ये मिक्सोट्रॉफिक वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन खुद भी समझ जाना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म दोनों तरह का न्यूट्रिशन दिखा रहा है, कंडीशन पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला मान सकते हैं। तो अल्टरनेट अगर दे देगा तो क्या मारेंगे, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है, क्या आंसर होगा, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग स्लाइम मोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर ये लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अभी तक
जो भी ग्रुप डिस्कस किया है प्रोटिस्टा का, उसमें कोई सैप्रोफाइटिक नहीं था, ठीक है ना, उसमें सैप्रोफाइटिक नहीं था, मतलब अभी तक तो जिक्र नहीं, ये सैप्रोफाइटिक टर्म नहीं आया, ना तो क्राइसोफाइटा में, ना तो डायनोफ्लैजिलेट्स में, और ना ही यूग्लिनॉइड में। तो सैप्रोफाइट टर्म आया है स्लाइम मोल्ड्स के साथ। ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और हेट्रोटाइपिक में भी पैरासिटिक नहीं होते, सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये इनगल्फ करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक, इनगल्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। और ये इनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे रेंगती है, किसके ऊपर रेंगती है, और स्यूडोपोडिया की मदद से ये रेंगते हैं। इनकी बॉडी जो है अमीबॉइड मूवमेंट दिखाती है, जैसे अमीबा मूवमेंट करता है, इनकी बॉडी भी स्यूडोपोडिया बना करके मूव करती है, और ये धीरे धीरे डिकेइंग ट्विग और डिकेइंग लीव्स के ऊपर इनकी बॉडी धीरे धीरे चलती जाती है, और डेड मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को वो इनगल्फ करती रहती है, ठीक है। बॉडी मतलब सेल, ये बात क्लियर रखिएगा। तो बॉडी मूव्स अलोंग, तो ये भी ध्यान रखना है, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग twigs and leaves, twigs and leaves, and engulfs decaying organic matter। जो पत्तियों के, टहनियों के सड़ने से जो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हो रहा है, उससे जो ऑर्गेनिक मैटर निकल रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा है, उसको ये इनगल्फ करते हैं, मतलब अपने सेल के अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले जीव हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं। अच्छा, याद रखेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सुटेबल कंडीशन आता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो बहुत सारे जो सेल्स हैं स्लाइम मोल्ड्स की, वो आपस में चिपक करके, यूनाइट होकर के वो एग्रीगेट्स बनाते हैं, जिनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, याद रखिएगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ठीक है, या सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन लिखिए या सुटेबल लिखिए, बात एक ही है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन, ठीक है, cells of slime molds aggregate to form plasmodium, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये सेल का एग्रीगेट है। कौन बनाता है, स्लाइम मोल्ड्स की बहुत सारी सेल आपस में मिलकर के, ठीक। तो मान लीजिए ये स्लाइम मोल्ड्स की सेल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 सेल हैं, चारों सेल आपस में मिल गई और चिपक गई, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं की है, और ये प्लाज्मोडियम बना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, और वो एग्रीगेट कर गई, और उन्होंने एक सेल एग्रीगेट बनाया जिसको प्लाज्मोडियम कहा गया, जो कि दैट ग्रोस सेवरल फीट लॉन्ग, जो बहुत कई फीट लंबा हो सकता है। तो प्लाज्मोडियम जो है, दैट में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, दैट में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये क्या करेगा कि अपनी साइज को बढ़ा लेगा, डिवाइड करके, मतलब सेल डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा लेगी। तो अब ये बहुत सेवरल फीट लॉन्ग हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, सेल की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं अब 4 ही सेल थोड़ी रह जाएंगे, अब चारों सेल मिल करके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, चारों सेल मिल करके डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हो, प्लाज्मोडियम थैलस है, उस प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं जिसमें लीफ, स्टेम, रूट नहीं होता है। कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें स्टेम, रूट, लीफ नहीं मिलेगा, उसको थैलस कहा जाएगा। आगे प्लांट किंगडम में समझाएंगे। आप देख रहे हैं कि
कि इनकी बॉडी जो है वो ग्रो कर जाती है और कुछ फीट लंबी हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनुकूल नहीं होता, कंडीशन प्रतिकूल होता है, तो इनसे फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। इनसे फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, इनसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, ठीक है। और ये फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं अपने टिप पर स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, FRUITING, फ्रूटिंग बॉडीज। तो प्लाज्मोडियम से क्या बनता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स एट टिप। तो फ्रूटिंग बॉडी, टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या होते हैं? स्पोर्स बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी अपने टिप पर क्या बियर करते हैं? स्पोर्स बियर करते हैं। मैं इस चीज को यहां बना देता हूं, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, और ये टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी है। टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बहुत साफ, ठीक है, दिखाने के लिए। और ये फ्रूटिंग बॉडी है, FRUITING, फ्रूटिंग बॉडी, ये भी और ये भी। तो फ्रूटिंग बॉडी बहुत सारे बनते हैं जिनके टिप पर, टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स में वॉल, स्पोर्स के चारों ओर वॉल होती है, ट्रू वॉल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल आपको किसके चारों ओर मिलेगी? स्पोर्स के चारों ओर। तो स्पोर्स पाए जाते हैं और ट्रू वॉल पाई जाती है स्पोर के चारों ओर। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। आपको किसी भी सेल के चारों ओर सेल वॉल नहीं मिलेगी। ना तो प्लाज्मोडियम के चारों ओर सेल वॉल मिलेगी, ना तो इंडिविजुअल सेल के चारों ओर सेल वॉल मिलेगी। तो स्लाइम मोड्स में सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन इनमें किस सेल के चारों ओर सेल वॉल होती है? स्पोर की सेल के चारों ओर सेल वॉल होती है। तो स्पोर is the only stage या only cell that contains cell wall, जिसमें सेल वॉल होती है। आई बात समझ में? तो स्पोर एक अकेली अवस्था होती है जिसमें सेल वॉल होती है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक ने यहां मेंशन किया है कि स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल। वरना इस शब्द का क्या मतलब है? अगर सेल वॉल होती तो ये बताते क्योंकि स्पोर में वॉल होती है। स्पोर में होती, बाकी सेल में भी होती, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में कहीं सेल वॉल नहीं होती स्पोर को छोड़ करके। तो स्पोर स्टेज में ही केवल सेल वॉल होती है। इंडिविजुअल सेल में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है जो उनकी आउटर बाउंड्री बनाती है। जब ये सेल जब एग्रीगेट बना लेती है और डिवाइड करके अपना साइज को बड़ा करती है, तब भी कहीं सेल वॉल नहीं होती। फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है, ये भी सेल की बनी होती है, इसमें भी सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन जब स्पोर बनता है अंदर, ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर अंदर, तो उसमें सेल वॉल होती है। और स्पोर जो है, ये फ्रूटिंग बॉडी जब फटती है तो इसमें से स्पोर का एयर करंट के मदद से डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल यानी हवा इनको उड़ा उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो एयर करंट के द्वारा स्पोर का डिस्पर्सल होता है। याद रखिएगा, पानी से इनका, इसके स्पोर का डिस्पर्सल नहीं होता है। ये पानी में पाए जाते हैं, पानी के नजदीक होते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन पानी के द्वारा स्पोर का डिस्पर्सल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, एक्वेटिक है, पानी के द्वारा, एक्वेटिक का मतलब एकदम पानी में डूबे हैं तो थोड़ा जमीन पर भी आ सकते हैं, नम मिट्टी भी है, लेकिन इनमें स्पोर का डिस्पर्सल वाटर से नहीं होता। स्पोर का डिस्पर्सल किससे होता है? एयर से होता है। ये चीज आपको बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा। और स्पोर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और मेनी ईयर्स तक अलाइव रहते हैं, मेनी ईयर तक सरवाइव करते हैं। तो मेनी ईयर सर्वाइवलेंस होता है इनका। तो कई वर्ष, बहुत सारे वर्षों तक ये जीवित रहते हैं और ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट एनसीईआरटी बुक मेंशन करता है। तो स्पोर सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, दे आर हाईली रेजिस्टेंट
not easily degradable, they are dispersed by, they are spreaded by help of air current, ठीक है. Slime molds are saprophytes, they lack cell wall, individual cell aggregate to form plasmodium in favorable condition, but when condition becomes unfavorable, fruiting body appears from plasmodium, and at the tip of fruiting body many spores are formed, and each spore has true cell wall. ठीक है, यही याद रखना है. अब हम लोग प्रोटोजोवन का डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. प्रोटोजोन्स, ठीक है. अच्छा, इसमें तो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो या तो प्रेडेटर होते हैं या तो पैरासाइट होते हैं, दो के अलावा तीसरा नहीं कुछ होते. ठीक है, तो ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स, सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और उसमें दो कैटेगरी होती है. प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब शिकार को मार के खाते हैं, या पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट होते हैं, अपने होस्ट को मारते नहीं है, लेकिन होस्ट के बॉडी में घुस करके धीरे धीरे उससे भोजन लेते रहते हैं, क्योंकि अगर होस्ट मर जाएगा तो पैरासाइट भी मर जाएगा. तो पैरासाइट क्या करते हैं, वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, उसी के अंदर जीवित रहते हैं, उसी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं. उस ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं चाहते, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे वीक करते जाएंगे. ठीक, कोई पैरासाइट किसी इंसान के अंदर चला जाएगा तो इंसान मजबूत होगा नहीं ना, वीक ही तो होगा. हाँ, अगर मर गया इंसान तो पैरासाइट भी मर जाएगा. तो पैरासाइट इस तरह से काम करते हैं धीरे धीरे कि जल्दी उसका होस्ट मरे ना और लंबे समय तक वो उससे भोजन लेते रहे. तो पैरासाइट अपने होस्ट को मारता नहीं है, उससे भोजन लेता है, उसमें अपना लाइफ साइकिल चलाता है, उसी में रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, शेल्टर, फूड, रिप्रोडक्शन सब कुछ वो होस्ट के अंदर करता है. लेकिन प्रेडेटर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को मार के खा लेते हैं. जैसे शेर है, वो प्रेडेटर है, वो हिरन को मार के खाता है. ठीक है, ऐसा नहीं धीरे धीरे मारता है, मारेगा फिर खाएगा. तो ये प्रेडेटर का डेफिनेशन है. तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो या तो प्रेडेटर होते हैं या पैरासाइट होते हैं, मतलब कुल मिला के अपना भोजन खुद नहीं बनाते, यानी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, और ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल से. माना जाता है कि एनिमल जो है इन्हीं तरह के प्रोटिस्ट ग्रुप से इवॉल्व हुआ है. जो किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स हैं वो प्रोटोजोवन से ही इवॉल्व हुए हैं. तो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ऐसा बिलीव है. तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. तो किंगडम एनिमलिया का जो विकास हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा से, वो इन्हीं तरह के एनिमल से हुआ है. अब इसमें 4 मेजर ग्रुप्स होता है प्रोटोजोन्स का. तो 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोवन के. प्रोटोजोवन के जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं, इसमें 4 तरह के प्रोटोजोन्स आपको पढ़ने हैं. उसमें से कौन कौन से प्रोटोजोन आपको पढ़ने हैं, तो एक होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ठीक, दूसरा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. ठीक है, तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स. ठीक है, और चौथा होता है स्पोरोजोन्स. चौथा क्या होता है, स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स या स्पोरोजोआ ग्रुप बोला जाता है. तो यहाँ पर ये बहुत चीज जो है आप स्पष्ट कर लेंगे कि 4 तरह के आपको प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स. ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, 4 ग्रुप बनाए गए हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए गए हैं. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स वो होते हैं जो स्यूडोपोडिया के मदद से, इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन बाय हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. आप पढ़े ना, अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है. तो लोकोमोशन बाय हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया को ही फॉल्स फीट कहा जाता है. स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट. तो फॉल्स फीट से लोकोमोशन होता है, तो वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में जैसा कि नाम में फ्लैजेला लिखा है, तो लोकोमोशन बाय फ्लैजेला. तो इनमें फ्लैजेला की मदद से लोकोमोशन होता है. सीलिएटेड में क्या होगा,
लोकोमोशन भाई सीलिया के मदद से लोकोमोशन होगा। और स्पोरोजोआ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 ग्रुप प्रोटोजोअन्स का बनाया गया है वो किस बेसिस पर बनाया गया है कि किस ग्रुप में कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो याद रखिए 4 ग्रुप में जो स्पोरोजोअन्स होते हैं उनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अमीबाइड प्रोटोजोन में फॉस्फीड पाया जाता है या सूडोपोडिया पाया जाता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में फ्लैजेला पाया जाता है और सीलेटेड प्रोटोजोन में सीलिया पाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। जो अमीबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अमीबाइड प्रोटोजोन्स जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो आइए इसको आप मेंशन कर लेंगे। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब समुद्र में, या उसको मरीन भी आप लिख सकते हैं। और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। ये चीज आपको बहुत ही स्पष्ट रखना है, ठीक है। और इनमें खाली लोकोमोशन ही सीडोपोडिया की मदद से नहीं होता है, बल्कि सीडोपोडिया आल्सो हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे। इट आल्सो हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे। शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया का 2 काम है, लोकोमोशन और कैप्चर ऑफ प्रे। क्लियर हो गया? तो यहाँ ये बहुत ही स्पष्ट आपको रखना पड़ेगा। और इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे अमीबा, ये तो पहले भी बता चुके हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? अमीबा। अच्छा, कुछ ऐसे अमीबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके ऊपर सिलिका की कवरिंग पाई जाती है, तो ये भी आप मेंशन कर लेंगे, सिलिका शेल होती है उनके सरफेस पर। तो कुछ अमीबॉइड, तो लिखेंगे सम अमीबॉइड, सम मरीन फॉर्म, सम मरीन फॉर्म, इनमें क्या होता है? सिलिका की प्लेट पाई जाती है, सिलिका की कवरिंग पाई जाती है बॉडी सरफेस पर। तो ये साफ साफ आप लिखेंगे, ठीक है। सिलिका शेल, सिलिका शेल ऑन सरफेस ऑफ सेल। तो सेल के सरफेस पर सिलिका की शेल पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? ये सेल वॉल नहीं है, ध्यान रखेंगे, सेल वॉल नहीं है। तो ये क्लियर रखेंगे कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं पाई जाती। सिलिका का शेल पाया जाता है, एक जरूर कवरिंग पाई जाती है, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ इस तरह से नहीं होगा जैसे प्लांट में सेल वॉल चिपका हुआ रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो सिलिका की एक कवच पाई जाती है, कैसे हम लोहे का एक कवच पहन लें और जब चाहे तब उतार दें, तो कुछ इस तरह का शेल होता है। परमानेंट स्ट्रक्चर जरूर होता है, लेकिन उसके बिना उसकी आप लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जीवित रहेगा वो। तो सेल वॉल प्रोटोजोन्स में नहीं होता, लेकिन जो कुछ मराइन फॉर्म होते हैं जिनमें सिलिका की शेल पाई जाती है सेल के सरफेस पर, और कुछ अमीबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये प्रेडेटर है, अमीबा शिकार करता है, अमीबा क्या करता है? शिकार करता है, ये प्रेडेटर है, ठीक है। और देखिए, जैसा कि हमने बताया ना, प्रोटोजोन्स है तो प्रेडेटर में पैरासाइट होते हैं। तो अमीबाइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं, अमीबा क्या है? प्रेडेटर है। और जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा, क्लास 12 में इससे होने वाली डिजीज अमीबिक डिसेंट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो एंट अमीबा क्या होता है? आंत में पाया जाता है, ये पैरासाइट होता है। तो एंट अमीबा इज पैरासाइट, तो एंट अमीबा जो है वो पैरासाइट होता है। तो इस तरीके से हमने अमीबाइड प्रोटोजोन के बारे में बता दिया। अब हम लोग फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे। देखिए, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में भी 2 ग्रुप होता है, प्रीडेटर और पैरासाइट, ठीक है। जैसे अमीबाइड प्रोटोजोन में भी 2 ग्रुप था, प्रीडेटर और पैरासाइट का। पैरासाइट का क्या एग्जांपल था? एंट अमीबा। प्रीडेटर का क्या एग्जांपल था? अमीबा। उसी तरह से फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में भी 2 ग्रुप है, प्रीडेटर और पैरासाइट। यहाँ एरिस्टॉटल ग्रुप ने पैरासाइट का जिक्र किया है, और पैरासाइट में पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। और वो जो बीमारी कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ज्यादा सोने की बीमारी होती है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये पैरासाइट जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है,
ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, उसमें ये पैरासाइट पाया जाता है, ठीक है। तो उससे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। तो ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है और जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि प्रेडेटर प्रोटोजोअन्स दो तरह के होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो ये फ्री लिविंग का मतलब हो गया कि वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के अपना जीवन का यापन नहीं कर रहा है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन में भी तो फ्री लिविंग हो गया, जो प्रेडेटर्स हैं वो सारे फ्री लिविंग हैं, और जो पैरासाइट है वो अलग कैटेगरी हो गई। तो उसी तरह से फ्लैजेलेट प्रोटोजोअन में भी फ्री लिविंग यानी प्रेडेटर हो गया और पैरासाइट हो गया। और पैरासाइट का एग्जांपल दे दिया ट्रिपैनोसोमा, जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस होता है। और फ्लैजेलेट प्रोटोजोअन में मूवमेंट कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, फ्लैजेला के द्वारा होता है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन की। सीलिएटेड प्रोटोजोअन जो होते हैं इनमें सीलिया पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, और इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाया जाता है, जिससे कि पानी में तैरने में मदद मिलती है। और ये सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं, मिल करके काम करते हैं। सीलिया में देखेंगे कि रिदम होता है मूवमेंट का, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। और ये एक्वेटिक होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक। तो सीलिया की मदद से, सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से पानी में तैरते हैं, आई बात समझ में। और जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं इनके बॉडी में एक कैविटी होती है, इनके बॉडी में इसको ऐसे बना लें आप, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से। और इनके बॉडी में कैविटी होती है जिसको बुलेट कहा जाता है, बुलेट। और ये बहुत सारे सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया होते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, पानी को वाटर लैडन विथ फूड, पानी में फूड अगर तैरते हुए जा रहा है तो ये सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के द्वारा इस पानी को अपने तरफ खींच लेते हैं। तो यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया ड्रॉ वाटर लैडन विथ फूड इनटू गलेट, गुलेट में खींच लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैविटी है, इस कैविटी में तो ये जो पानी है, ये जो पानी आप देख रहे हैं, इस पानी में फूड के पार्टिकल्स भी फ्लो करते हुए रहते हैं। तो सीलिया इस तरह से हिलती है क्वाड्रेटिक वे में कि ये पानी फूड को लिए कहाँ चला जाता है, गुलेट में चला जाता है। तो सीलिया का काम केवल लोकोमोशन में ही नहीं है, उस पानी को भी गलेट में खींचना, एक कैविटी में खींचना जो कि सेल के अंदर है, जिसमें कि फूड हो। आई बात समझ में। तो ये हो गया सीलिया का रोल। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में सीलिया का क्या रोल है, लोकोमोशन, और पानी को जिसमें कि भोजन के कण है उनको गलेट में खींचना। आई बात समझ में। ये चीज बहुत ही क्लियर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां भी ये भी ध्यान रखना है कि इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में पैरामीशियम हो, सीलिएटेड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में पैरामीशियम हो गया। कई किताबों में पैरामीशियम की क्या स्पेलिंग मिलती है, ओ नहीं लगाता, सीधे ई लिख देता है, PARA पैरामीशियम, MECIUM। कई किताबों में ओ लिखा रहता है, ओ वाला सही है। तो पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, ये मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया बस। तो ये हो गया सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। और ये जो कैविटी है आप देख रहे हैं, जिसको गलट बोलते हैं, कि बाहर की तरफ खुलती है, इसको माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ। तो गलट की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माउथ। इसी रास्ते तो भोजन अंदर जा रहा है, पानी जा रहा है अपने साथ भोजन लेकर। इसके बाद आता है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन जो है इसमें सिर्फ पैरासाइट्स पाए जाते हैं, प्रेडेटर्स नहीं होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं इसमें। और इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, लोकोमोशन ये ऑर्गन नहीं होता है इनके अंदर। और इसमें बहुत ही खतरनाक पैरासाइट का जिक्र किया है एनसीईआरटी बुक में, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट, तो मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं
वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, स्पोरोजोआ से बिलोंग करते हैं। और मलेरियल पैरासाइट का जो जूलॉजिकल नेम है, जीनस नेम है प्लाज्मोडियम, जिसको हमको क्लास 12 में हम लोगों को पढ़ना है, मलेरिया के बारे में पढ़ना है। इससे जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है मलेरिया, ठीक है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है स्टैगरिंग इफेक्ट दिखाती है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। ये नोटोरियस पैरासाइट है, मतलब मलेरिया से बहुत लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं पूरे दुनिया में। अब तो ये मरने का रेट कम हो गया है जब से कुनैन और मलेरिया का ट्रीटमेंट आ गया, नहीं तो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बार जिसको मलेरिया हो गया तो गले मिलने लगते थे कि अब तो मरना है, बच नहीं सकते, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पोरोजोआ होते हैं, इनका नाम स्पोरोजोआ क्यों पड़ा? क्योंकि स्पोर बनाते हैं, खास स्पोर बनाते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर बनाते हैं, तो स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर बना करके रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो सीरिया की संख्या होती है वो थाउजेंड्स में होती है। और एनसीईआरटी बुक में जो यूलिना का चित्र देखेंगे उसमें दोनों फ्लैजला बॉडी सेल से बाहर निकलते हुए दिखाया, एक फ्लैजला को बड़ा, एक फ्लैजला छोटा। हमने जो यूलिना का चित्र बनाया है उसमें एक फ्लैजला को अंदर ही रहने दिया है, वो भी सही है डायग्राम। वो फ्लैजला धीरे धीरे बड़ा होकर के सेल से बाहर भी आ जाता है, बट एक फ्लैजला से छोटा ही रहेगा।